नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओल्ड मॉन्क्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे फिलोसॉफी ऑप्शनल पेपर 1 यूपीएससी मेंस 2019 का सेक्शन बी का डिस्कशन। ठीक है, तो इसके पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो कंपलसरी होता है 50 मार्क्स का, तो उसके सारे पांचों क्वेश्चन का हमने डिस्क्रिप्शन देखा है। तो अगर वो किसी ने नहीं देखा होगा तो आप उसको उस यूट्यूब की लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 टुडे वी विल डिस्कस एंड इट इज़ बेस्ड ऑन इंडियन फिलोसॉफी। तो सबको पता है सेक्शन बी ऑफ पेपर 1 इज़ बेस्ड ऑन इंडियन फिलोसॉफी। मैंने पहले भी इसको क्लियरली बताया था। तो वी विल टुडे डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा सा सिंपल था, बट हो सकता है कि कैंडिडेट को लगा होगा कि ये घुमा फिरा के डिफ़िकल्टी लेवल लगी होगी। तो लेट्स डिस्कस क्या है। क्वेश्चन नंबर 6A, how is reality defined by Jainas? How is theory of reality reflected in their view on judgments? Discuss. This was for 20 marks. Define reality according to the Jainism, that is कैवल्य को define करना है. Further, candidate need to describe Jainism as a theory of realistic and relativistic pluralism. Here flow is important. ओके, तो मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ, बट आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल कि क्या एग्जैक्टली कंटेक्स्ट होना चाहिए. दिस शुड बी फॉलोड बाय द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द सद्वाद एंड ओवरऑल जैनिज्म. कंक्लूड विद इट्स पॉजिटिव एस्पेक्ट. ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा. पेज नंबर जो दत्तायन चटर्जी और सी डी शर्मा के वो मैंने मेंशन किए हैं, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो. नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था कि कुछ लोगों को क्वेश्चन का नर्व समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि अगर जैनिज़्म हमने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो ऑटोमेटिकली इनका जो पूछने का तरीका है वो समझ में आ जाता है. बट अगर हम उसे रटते हैं या उसको सिर्फ मगअप कर लेते हैं, तो वो हमें उसका इसेंस समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली पूछा क्या है. हियर पहला तो कभी भी एक बात ध्यान में रखनी है हमने कि यूपीएससी में जैसे टुकड़ों में सवाल पूछते हैं ना, हमने उसी टुकड़ों में सिंपल आंसर करके छोड़ देना है. कई स्टूडेंट्स को ये आदत होती है घुमा फिरा के, जैसे ऐसे में लिखते हैं ना कि रनिंग राउंड द बुश कहते हैं हम उसको कॉमनली, कि मेन पॉइंट पे ना आते हुए पहले यहाँ की बातें करना, वहाँ की बातें करना एंड देन कमिंग टू द पॉइंट. एक बात याद रखिए कि यूपीएससी में इस तरह के से अगर आप घुमा के लिखोगे ना, तो वो पहले ही आपके मार्क्स कट कर देंगे, वो आगे पढ़ेंगे ही नहीं. ये यूपीएससी की स्ट्रेटेजी रही है 2014 ऑनवर्ड्स, because they want the specific answers. What they are asking, you should just give the answer in relevant with the question only. ठीक है, तो डिमांड क्या है? हाउ इज रियलिटी डिफाइंड बाय जैनास. तो रियलिटी डिफाइंड कैसे की है, तो पहले डिफाइन कर दो. तो उनके अनुसार जो कैवल्य है, दैट काइंड ऑफ नॉलेज जिसको हम मोक्ष प्राप्ति कहते हैं, तो उसके अनुसार कैवल्य को कैसे डिफाइन किया, हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, जिसको सिद्धशीला भी कहते हैं. तो उसको सिर्फ डिफाइन करिए पहले. ये मत सोचिए कि सर सिद्धशीला एक्सप्लेन करने के लिए हमें बॉन्डेज लिबरेशन, अरे ऐसा नहीं है. पहले क्या पूछा है बस उसको एक्सप्लेन कर दी, उसका डेफिनेशन होगा ही आपके पास, तो पहले वो लिख दीजिए. नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू एक्सप्लोर द आंसर, बिकॉज स्कोप सेकंड क्वेश्चन में है. कहाँ पे है, तो हाउ इज द थ्योरी ऑफ रियलिटी रिफ्लेक्टेड इन देयर व्यू ऑन द जजमेंट्स. पहली बात, वो थ्योरी ऑफ रियलिटी को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कनेक्ट करके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपको. तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा कि इन शॉर्ट किस तरह से हम एज एन इंडिविजुअल एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, जो कहीं ना कहीं पे ड्यू टू द बिगिनिंगलेस इग्नोरेंस, कहीं ना कहीं पे वो प्योर ज्ञान को, नॉलेज को देख नहीं पाता, इसी के वजह से उसने जो भी जजमेंट दिया होता है रिगार्डिंग द रियलिटी, दे आर नेसेसरीली रिलेटिव. इसीलिए फिर उन्होंने सद्वाद दिया है. दैट्स व्हाई दैट द रियलिटी इज प्लुरलिस्टिक इन अ सेंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ इंडिविजुअल ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हु हैज नॉट गॉट द लिबरेशन. ये हो गया बेसिक स्टेप कि हमारा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग का परसेप्शन क्या होता है और उनका नॉलेज लिमिटेड क्यों होता है. बट हाउ दे आर रिलेटिंग इट विद द थ्योरी ऑफ रियलिटी, दैट इज कैवल्य ज्ञान. तो जब वो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग बाय फॉलोइंग द थ्री रत्नास दैट हैज बीन गिवन बाय द जैनिज्म, उसको फॉलो करके अगर वो आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे करके वो कैवल्य ज्ञान तक पहुंच सकता है, जिसमें संवर निर्जर के भी उन्होंने डेफिनेशंस दी है. तो वो सबको इंक्लूड करना है. फिर यानी इन शॉर्ट आपको ये जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, इसमें बॉन्डेज, लिबरेशन और कैवल्य ज्ञान, ये पूरा पार्ट आएगा.
ओके। अब सब्सटेंस की बात आती है, द्रव्य एक्सप्लेन करना है क्या, तो द्रव्य को 20 मार्क का क्वेश्चन है तो एक पासिंग रेफरेंस देना ठीक रहेगा, बट उसके लिए डेडिकेटेड 1 पैराग्राफ देना मुझे ठीक नहीं लगता फिर से, क्योंकि एक बात हमें क्लियर कट ध्यान में रखनी है कि अगर हम थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा थोड़ा इंप्रेशन मारने की बात अगर करने जाए ना, तो यूपीएससी तुरंत अपने मार्क्स कट कर देती है। तो वो प्लीज़ ना करे, एक रिक्वेस्ट करता हूँ मैं सबसे, जितना पूछा है ना उतना बता दीजिए, देखो आपको सही नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे द्रव्य को लिखूँ या नहीं लिखूँ इस कश्मकश में ना पड़ते हुए, अगर आपको समय है, लिखना चाहते ही हो ना, तो जस्ट गिव द पासिंग रेफरेंस ऑफ इट कि द्रव्य क्या है, जीवा अजीविया, ये बस एक पासिंग रेफरेंस देके पूरा एक्सप्लेन मत करिए, जस्ट उसको मेंशन करिए और आगे बढ़िए। उसके बाद अपने मेन टॉपिक पे आना है कि ये बॉन्डेज शुरू कब हुआ, बिगिनिंगलेस इग्नोरेंस की वजह से, एग्जैक्टली कैसे वो धीरे धीरे कर्मा के फ्रूट्स और हमको ये, तो वो दैट फॉलोज अ फ्लो, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि फ्लो इज इंपॉर्टेंट हियर। तो आपने पहले बॉन्डेज, फिर लिबरेशन में ही आप थ्योरी ऑफ रियलिटी के पास आ जाओगे। सो दिस इज हाउ फ्रॉम द रिलेटिविस्टिक प्लूरलिज्म यू आर रीचिंग टू द लेवल ऑफ रियलिटी। ओके, हाउ, बाय फॉलोइंग द त्रिरत्नास ऑफ जैनिज्म। तो ये उन्होंने दी हुई मेथोडोलॉजी भी आ जाएगा, उसके अनुसार किस प्रोसेस से उन्होंने दिया है कि संवर निर्जर, वो भी आ जाएगा, और अल्टीमेटली आप थोड़ा एंड में, कि जैसा कहते हैं ना कि ये डिस्कस है और 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कभी भी ध्यान में रखना है हमें कि इट शुड बी फॉलोड बाय द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द स्यादवाद एंड ओवरऑल जैनिज्म, कि किस प्रकार से स्यादवाद को क्रिटिसाइज किया गया है, किस प्रकार से ओवरऑल जैनिज्म को क्रिटिसाइज किया गया है, उसके अगेंस्ट कितने व्यूज़ बाकी फिलोसोफर्स ने प्रेजेंट किए हैं, तो वो आपको मेंशन करने हैं। बट नेवर फॉरगेट टू एंड विथ द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ जैनिज्म, कि जैसे वो कैथोलिक कहते हैं उसको, कि वो ऑल इंक्लूसिव सॉर्ट ऑफ फिलोसॉफी था उनका, इसीलिए वो सारे लोगों में बहुत एक्सेप्टेबल हुआ, ऐसा हमें नज़र आया था। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट भी जैनिज्म के मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि वो बताता है कि हर किसी को नॉलेज के बारे में पार्टिसिपेट करना या उसके बारे में जजमेंट देना अलाउड है। नोबडी इज डिनाइड ऑफ द राइट टू गिव अ जजमेंट रिगार्डिंग द नॉलेज, but the most important point is one must recognize if they are an ordinary being and that too living with the ignorance, then they should conclude that my knowledge is a limited. So that's why use the syat instead of just giving the judgment. तो उसको नए को प्रमाण बनाना, ये जैनिज्म ने बहुत अच्छे से समझाया है। तो ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट से आपको उसको कंक्लूड करना पड़ेगा। दिस विल मेक होल ऑफ योर 20 मार्क्स क्वेश्चन। आई विल रिपीट अगेन इन ब्रीफ। पहले डिफाइन करना है पहला पैराग्राफ, व्हाट इज रियलिटी अकॉर्डिंग टू द जैनास। उसके बाद में आपको डायरेक्टली द्रव्य के बारे में 1-2-3 लाइन लिखनी है, एंड देन यू डायरेक्टली स्टार्ट विद द बॉन्डेज, क्यों शुरू होता है, उसके बाद लिबरेशंस के लिए उन्होंने कैसे वेज दिए हैं, त्रिरत्नास आने चाहिए, उसका मेथड संवरा निर्जरा, उसके बाद में आना चाहिए स्यादवाद और ओवरऑल जैनिज्म के अगेंस्ट में क्रिटिसिज्म और किसी फिलोसोफर्स के अपने व्यूज़ की ये गलत कैसे है जो जैनिज्म कह रहे हैं, वो आपको मेंशन करना है, उसके आर्गुमेंट्स आने चाहिए, और एंड का पैराग्राफ में आना चाहिए द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ जैनिज्म। दिस विल मेक योर होल 20 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 6A। ओके, 74 पेज नंबर ऑफ दत्त चटर्जी एंड 50 ऑफ सी डी शर्मा में सब दिया गया है, आप पढ़ सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। सो काफ़ी सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मुझे कोई ऐसा घुमा फिरा के ऐसा लगा नहीं ये क्वेश्चन पूछा गया था। बस कैंडिडेट को ये थोड़ा सा ये पता होना चाहिए एनालिटिकली, अगर उसको समझ में आता है कि दोनों कैसे रिलेटेड है या वो एक फ्लो है वहाँ पे, वो अगर समझ में आता है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। आई होप कि काफ़ी स्टूडेंट ने पहले इसको अटेम्प्ट किया ही होगा। अब ये थोड़ा यूपीएससी की एक स्टाइल होती है कि जैनिज्म पे क्वेश्चन सबको सिंपल ही लगते हैं तो हर कोई लिखना शुरू कर देता है, बट आगे जो क्वेश्चन नंबर बी एंड सी है क्वेश्चन नंबर 6 का, तो वो काफ़ी अच्छे तरह से उन्होंने कैंडिडेट को लगना चाहिए कि अगर मैंने रेफरेंस बुक नहीं पढ़े हैं तो मैं मेंस कभी पास नहीं हो सकता। तो इसी के लिए उन्होंने बहुत सही तरीके से क्वेश्चन नंबर बी को फ्रेम किया है। देखिए क्या पूछा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6B, व्हाट इज द रोल ऑफ ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष इन एक्सप्लेनिंग अन्यथा ख्याति। दिस वॉज फॉर 15 मार्क्स। अभी ये क्वेश्चन डायरेक्टली सी डी शर्मा से उठाया गया है। इसका पेज नंबर, यस आई हैव मेंशनड इट इन 196 एंड 197 पेज नंबर नीचे लिखा हुआ है, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये आपको क्लास नोट्स में नहीं मिलेंगे, ये आपको दत्त चटर्जी में भी नहीं मिलेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन इन दत्त एंड चटर्जी,
इसीलिए कभी कभी सी डी शर्मा को एज यही लोग देते हैं जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि क्वेश्चन में पूछा गया है उन्होंने कि रोल ऑफ ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष इन एक्सप्लेनिंग अन्यथा ख्याति। अन्यथा ख्याति को एक्सप्लेन करने के लिए ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष प्रमाण को कैसे यूज़ किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ मुझे यहाँ दिखी है वो ये है कि यूपीएससी ने क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ये न्याय फिलोसॉफी का है, वैशेषिका का है, मीमांसा का है। तो कैंडिडेट का अगर थोड़ा सा भी रिवीजन अच्छा नहीं होगा ना तो अपने आप उसको कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर से कि पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से आया। बट अगर उसने न्याय का भी रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष न्याय से आया है, फिर भी वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये अन्यथा ख्याति है क्या। तो दैट्स द ट्रिक ऑफ यूपीएससी। आपको पूरी तरह से बुक्स अच्छे से पढ़ने चाहिए। अगेन आई एम रिपीटेडली सेइंग दिस, ओके। क्या है यहाँ पे, क्या लिखना चाहिए कैंडिडेट ने, क्या एक्सपेक्टेड आंसर में लिखना है यहाँ पे, तो इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन एक्सप्लेन बाय द नायर स्कूल। दे हैव एक्सप्लेन्ड 3 टाइप्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन, दैट इज सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण एंड योगज। ये 3 टाइप के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे टाइप्स न्याय स्कूल ने दिए हैं। उसमें के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन पे एक क्वेश्चन था। अब हम ऐसे एक एक पॉइंट्स को ओपन अप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो डायरेक्ट है कि अन्यथा ख्याति एक्सप्लेन करने के लिए ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष है कैसे क्या यूज़ किया जाता है, लेकिन वो समझने के लिए उसका रूट पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस, ओके। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन से निकलता है क्वेश्चन। While explaining the ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, न्याय also explain the theory of illusion, that is अन्यथा ख्याति। अभी theory of illusion भी लिख दिया होता क्वेश्चन में तो शायद किसी को क्ल्यू लग गया रहता, लेकिन यूपीएससी बहुत ही चालाक है इन मैटर में कि कैसे कैंडिडेट को डक करना है। तो उन्होंने अन्यथा ख्याति ही वर्ड लिखा, सो उसको आपको कैसे एक्सप्लेन करना है। सो ऑल्सो गिव द पासिंग रेफरेंस ऑफ सामान्य लक्षण एंड योगज। कैंडिडेट इज एक्सपेक्ट टू मेंशन दिस डेटा हियर। अब क्या है ये, मैं ब्रीफली, बहुत ही सिंपल है, 1 लाइन में भी आ जाता है इसका आंसर कि अन्यथा ख्याति यानी क्या है, थ्योरी ऑफ इल्यूजन है। जिस प्रकार से आई सी अ फ्रैग्रेंट रोज कहते हैं ना हम, अब फ्रैग्रेंस इज समथिंग विच ओनली नोज हैव अ सेंसरी नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। कि हम फ्रैग्रेंस आंखों से थोड़ी लेते हैं, राइट, वो नोज का काम है कि फ्रैग्रेंस जज करना। लेकिन कई बार हम ये कहते हैं आई सी अ फ्रैग्रेंट रोज, या हम कहते हैं कि आई सी अ कोल्ड, जैसे कोल्ड आइस, या तो ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि इनका कहना ये है इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन दैट व्हेन यू आर सेइंग दैट आई सी अ फ्रैग्रेंट रोज, तो देखने का जो सेंस परसेप्शन है वो फ्रैग्रेंस कैसे क्या ये इंक्लूड किया जा सकता है, एंड दैट इज समथिंग, इट हैज़ अ रिलेशन विद द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस। जैसे वो जो फूलों का सुगंध आया है, ओके, तो उसको हमने कहीं तो पास्ट अपने एक्सपीरियंस के साथ रिकॉल किया है, एंड दैट वी सी दैट आई रिमेंबर दैट, ओके, एक्सक्यूज मी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पास्ट एक्सपीरियंस को रिकॉग्नाइज करके आप क्या कह रहे हो यहाँ पे, दैट आई सी अ फ्रेग्रेंट रोज। इसीलिए ये इस तरह के स्टेटमेंट भी वैलिड हो सकते हैं। दैट इज व्हाट इज ज्ञान लक्षण, कि पहले ही उस चीज का ज्ञान आपको था, आपने प्रत्यक्ष उस चीज को कहीं ना कहीं पे एक्सपीरियंस किया था, इसी के वजह से वो आपके मेमोरी में कहीं ना कहीं पे है, एंड दैट इज ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। लेकिन अब ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष को किस तरह से यूज किया गया है टू एक्सप्लेन द अन्यथा ख्याति। तो अन्यथा ख्याति क्या होता है, थ्योरी ऑफ इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है कि हमें जब रियलिटी जैसी है वैसे दिखती नहीं है ना, तब हम उसे कहते हैं इल्यूजन। तो इसी के लिए उन्होंने वो स्नेक और रोप का जो फेमस एग्जाम्पल हर फिलोसोफर कहीं ना कहीं यूज़ करता ही है उसे, तो उन्होंने जब एक्सप्लेन किया अन्यथा ख्याति को कि किस प्रकार ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष वहाँ पे यूज़ होता है, सो दे हैव एक्सप्लेन्ड कि जब हम रोप को देखते हैं अंधेरे में, तो हमें रोप का जो शेप है वो कहीं ना कहीं पे हमारे पास्ट मेमोरी में जो स्नेक के शेप के साथ में कोरिलेट होके वो इम्प्रेशन वहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष और अन्यथा ख्याति में सिमिलैरिटी क्या है, तो दोनों केसेस में हम पास्ट मेमोरी में जो एक्सपीरियंस है उसको काउंटर कर रहे हैं, या हम उसको वापस से यहाँ पे सामने लाके उस एक्सपीरियंस को याद कर रहे हैं। इसी के वजह से ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष प्रमाण जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है,
इन एक्सप्लेनिंग द अन्यथा ख्याति। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे दोनों को यूज़ किया जाता है और एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो आपको ये विद सर्टेन एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैंने जिस प्रकार यहाँ लिखा है ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि अन्यथा ख्याति और ये ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष है क्या, बट क्वेश्चन का डेटा टोटली डिफरेंट होना चाहिए। क्वेश्चन का डेटा कैसा होना चाहिए? नाउ आई विल एक्सप्लेन द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द यूपीएससी की हाउ द कैंडिडेट शुड राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको जैसे पहले मैंने लिखा है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन का पार्ट है नया स्कूल का, ये लिख दीजिए इमीडिएटली। उसके बाद उसके 3 टाइप्स मेंशन करिए, फिर एक को, दूसरों को, तीसरों को डिफाइन करिए कि सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज है क्या, और उसके बाद में ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष प्रमाण को एक्सप्लेन करते वक्त आपको उसका एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आई सी अ फ्रेग्रेंट रोज, पहले उसको कोट करिए, उसको एक्सप्लेन करिए, उसके बाद में थ्योरी ऑफ इल्यूजन पे आइए कि नया स्कूल ने थ्योरी ऑफ इल्यूजन को भी एक्सेप्ट किया है और उन्होंने उसे अन्यथा ख्याति कहा है, और उसे एक्सप्लेन करते वक्त वो स्नेक और रोप का एग्जाम्पल कोट करते हैं, और उसके थ्रू फिर आपको बताना है कि हाउ द ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष plays an important role in explaining the theory of illusion as per नया स्कूल। तो ये था हमारा ओवरऑल 15 मार्क्स का क्वेश्चन। अब ना ही इसमें आपको कंक्लूड में कुछ पॉजिटिव निगेटिव लिखा तो अच्छा ही है, बट मुझे नहीं लगता कुछ क्रिटिसिज्म की यहाँ ज़रूरत है, बिकॉज दे हैव सिंपली आस्क द व्हाट इज़ द रोल, व्हाट इज़ द रोल, रोल क्या है एक्सप्लेन कर दिया, बात खत्म। इसके बाद में अगर डिस्कस रहता या उसके बाद में ऐसा कुछ पूछा रहता तो दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट पार्ट, बट यहाँ पे उन्होंने वैसा कुछ पूछा ही नहीं है। सो सिंपल है कि बस रोल को एक्सप्लेन करके आगे बढ़िए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द चारवाका विद द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स, 15 मार्क्स। अभी ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद कैंडिडेट को लगता है मैंने ऐसे कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो हाउ फर्स्ट अटेम्प्ट वाले का हो या जिन्होंने रेफरेंस बुक ढंग से नहीं पढ़े, या रेफरेंस बुक भी नहीं बट उस पर्टिकुलर डेटा को अच्छे से समझ नहीं लिया है कि चारवाका उस एग्जाम्पल्स के थ्रू कहना क्या चाहते हैं, तो उन्हें ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ लगेगा। इसलिए जैना के कॉम्बिनेशन में आने वाले कोई भी क्वेश्चन कैंडिडेट के लिए टफ लग सकते हैं अगर उनका एनालिसिस अच्छा नहीं है तो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस रिपीटेडली। क्वेश्चन क्या था कि चारवाका के अनुसार ये जो नीचे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उसमें गलती क्या है, तो वो जजमेंट, वो कैसे आप उस आर्ग्यूमेंट को पेश करेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट क्या है यहाँ पे जिसको चारवाक अपोज करते हैं, तो यहाँ पे क्लियर दिया है, ऑल मैन आर मॉर्टल, सॉक्रेट इज अ मैन, देयरफॉर सॉक्रेट्स इज अ मॉर्टल। तो यहाँ पे इनको लगता है कि ये जिस प्रकार से ऑल मैन आर मॉर्टल बता दिया तो सॉक्रेट इज अ मैन है, तो ऑटोमेटिकली आपने बता दिया कि सॉक्रेट इज मॉर्टल। तो ये जो आप कह रहे हैं तो इसमें कुछ गलतियाँ चारवाका को नज़र आ रही है, और वो गलतियाँ कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो ये कुछ नहीं है, इट्स क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन। कैंडिडेट हियर इज एक्सपेक्टेड टू डिस्कस हाउ इन्फरेंस इज नॉट अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज बाय एक्सप्लेनिंग द गिवन एग्जाम्पल। आपको याद होगा जिसने भी अच्छे से पढ़ा है कि चारवाका को इन्फरेंस एज अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज एक्सेप्टेबल ही नहीं है, इसीलिए वो क्या कहते हैं कि अलग अलग एग्जाम्पल्स देते हैं हमें, और एग्जाम्पल्स के थ्रू वो बताते हैं कि ये जो आप स्मोक और फायर वाला एग्जाम्पल है कि नहीं, क्या हम कहते हैं ना, वो तो कॉमनली हर क्लास में डिस्कस भी होता है या बुक्स में प्रेजेंट है कि किसी हिल के बिहाइंड यानी माउंटेन के पीछे साइड में अगर आपको स्मोक दिखता है तो आप इमिडिएटली कह देंगे कि वहाँ फायर है। क्यों? तो आपका परसेप्शन ये है पहले से कि कहीं ना कहीं पे आपकी मेमोरी में पता है कि जो स्मोक वहीं आता है जहाँ पे फायर होता है। तो उनका कहना ये, अब जिस प्रकार से इन्फरेंस को चारवाका ने ये किया है, आर्गुमेंट को गलत ठहराया कि इन्फरेंस इज नॉट अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, सेम आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है। बस एक ही डिफरेंस है, स्मोक और फायर का एग्जाम्पल इन्होंने रिप्लेस करके ये मेन मॉर्टल और सॉक्रेट्स का एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि जिस प्रकार से स्मोक एंड फायर के एग्जाम्पल को वो लिखते कि हर ये जो नेचुरल कॉन्कॉमिटेंस का आपने रिलेशन बताया, चारवाका कहते हैं कि जिस प्रकार न्यायिकास बताते हैं ना इन्फरेंस में कि स्मोक और फायर में एक नेचुरल रिलेशन है, हाँ कॉन्कॉमिटेंस कहते हैं उसे, उस प्रकार का कॉन्कॉमिटेंस दिए गए एग्जाम्पल में भी ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश हो जाता है, ये बोलना ही गलत है। और ऑल टाइम के ऑल मेन मॉर्टल है या नहीं, ये देखने के लिए आप तो जिंदा रहने चाहिए। इसके थ्रू मैं आपको सिर्फ अपने बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ,
बट आपको वो फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में लिखते आना चाहिए, इसीलिए बुक्स अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो जिस प्रकार चार्वाका ने रिफ्यूट किया है इन्फरेंस को एज अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ स्मोक एंड फायर, हियर यू जस्ट नीड टू चेंज द एग्जाम्पल फ्रॉम दैट स्मोक एंड फायर टू मेन एंड मॉर्टल। बस इतना आपको करना है, बाकी वैसे का वैसा ही क्वेश्चन पूछा है, काफ़ी सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 6 वुड हैव बीन द बेस्ट अटेम्प्ट। जिसने भी रेफरेंस बुक ढंग से पढ़े हैं या जिस प्रकार से पढ़ने चाहिए उसको अगर कवर किया हो तो डेफिनेटली मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। और इसके पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर उसके लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट, पेज नंबर 54 ऑफ दत्त चटर्जी पे ये सब दिया गया है, स्मोक एंड फायर का एग्जाम्पल। तो उसको बस आपने रिप्लेस करना है ये सोक्रेट्स, मॉर्टेल एंड मेन वाला एग्जाम्पल से। इमिडिएटली आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से मैंने इस आंसर को लिखना चाहिए। बहुत सिंपल था मेरे अनुसार, इसमें कोई भी डिफिकल्टी लेवल नहीं थी, ठीक है। नाउ ये जो ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष प्रमाण पे जो क्वेश्चन पूछा गया है अन्यथा ख्याति पे, इसमें हमारे टेस्ट सीरीज में हमने एक ही सवाल पूछा था विच वॉज रिलेटेड टू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन, और इन तीनों एस्पेक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करिए, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था। एंड दैट वाज स्पेसिफिकली आस्क्ड विथ रेफरेंस टू द CD शर्मा। तो होता ऐसा है कि मैंने भले ही अन्यथा ख्याति के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा था, बट कैंडिडेट ने अगर डायरेक्टली अच्छे से उसको पढ़ा होगा तो ऑटोमेटिकली कुछ नया पॉइंट जब किसी भी कैंडिडेट को मिल जाता है, थ्योरी ऑफ इल्यूजन मिला, अन्यथा ख्याति मिला, तो इमिडिएटली उसको हाईलाइट कर देना हमारा काम बनता है। तो जिन्होंने ये एक्सरसाइज की होगी उनके लिए मुझे लगता है ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल गया होगा। सो एनीवेज, ये 3 क्वेश्चंस आज इस वीडियो में कवर किए हैं। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन, जस्ट थोड़ा सा आपका एनालिसिस पे ये निर्भर करता है कि क्वेश्चंस किस तरह से आप अटेम्प्ट करोगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कोई इश्यूज हो गए तो प्लीज़ इसमें कमेंट करिए। बीच में जो थोड़े डिस्टर्बेंस हुए हैं वीडियो में, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जल्द से जल्द मैं फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन्स के वीडियो भी कंप्लीट कर दूँ। एंड थैंक यू गाइस एंड विश यू ऑल द बेस्ट।